एक कहावत है, उम्मीद में दुनिया कायम है। इस कहावत के सहारे आप कह लीजिए हम काफ़ी हद तक जीते हैं अपनी ज़िंदगी। आप कह लीजिए जब भी ऐसा मौका आता है जहाँ पर हम ज़्यादा उम्मीद लगाते नहीं हैं, लेकिन तब भी एक तरीके से छोटी-सी आप कह लीजिए उसको उम्मीद ही आप बोल सकते हो, हम करते हैं कि थोड़ा-सा भी अगर बुरा हो ही रहा है, तो थोड़ा-सा बेटर जो है हो सके, एक तरीके से एक पड़ाव जो है हम अच्छा कर सकें। लेकिन जब आप उतनी उम्मीद लगाते हो, तो आपको ऐसी परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलती है। देखिए, ये इंडियन वुमेन्स टीम ने जैसा परफॉर्मेंस दिखाया, मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से अगर आप मेरे से एंगेज हो, मेरे चैनल में आप कह लीजिए मेरे शॉर्ट्स वगैरह आप देखते हो, तो आप लोगों को मालूम होगा मेरे को एक तरीके से थोड़ा डाउट था कि इंडियन टीम जो है वो डेनमार्क को शायद हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी इससे रिलेटेड। क्योंकि देखिए इंडियन टीम ऑफकोर्स आप कह सकते हो एक इमर्जिंग टीम में, अब भी ज़्यादातर खिलाड़ी जो है इस टीम में यंग है। पीवी सिंधु आप कह सकते हो एक स्टेज में है जहाँ पे आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, बट स्टिल वो अपना 100% देने की कोशिश हमेशा करती है। मगर इन सब के बावजूद आपको एक उम्मीद रहती है कि एटलीस्ट ग्रुप स्टेज तो हम पार कर जाए। यहाँ पे मेडल जीतना या ना जीतना, यहाँ पे चाइना को हराना या ना हराना, ये बस दूसरी बात आ जाती है, बट एटलीस्ट ग्रुप स्टेज जो हम पार कर जाए। 2024 की मुझे टीम याद आती है जहाँ पर हम उबर कप में गए थे, जहाँ पर आप कह लीजिए सिंधु नहीं थी, जहाँ पे तनीषा क्रेस्टो, अश्विनी पोनप्पा, त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद पुलेला ये कोई भी खेलने नहीं गए थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ओलंपिक्स आने वाले हैं। जी हाँ, 2024 आप लोगों को मालूम होगा ओलंपिक ईयर था, और ओलंपिक्स के लिए जो है हमारी वुमेन्स खिलाड़ी जो है प्रिपेयर करने वाली है, इसलिए वो उबर कप में भाग नहीं लेने वाली। जहाँ पे हमारी मेंस टीम आप कह लीजिए, जहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हमारे मेंस टीम में थे, यानी जो थॉमस कप में भाग लेने वाले थे, वो सब खेल रहे थे। आप कह सकते हो उनसे एक तरीके से ज़्यादा उम्मीदें थी पेरिस 2024 में कि वो मेडल के करीब जो है जा पाएंगे। आप कह लीजिए लक्ष्य सेन तो मेडल के करीब काफ़ी हद तक पहुँच भी गए थे। सात्विक चिराग का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा था, कंसिडरिंग वो वन ऑफ द फेवरेट्स थे टू विन द गोल्ड एट पेरिस। मगर अपने की प्लेयर्स ना होने के बावजूद हमारी जो वुमेन्स टीम थी वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। आप कह लीजिए कनाडा और सिंगापुर को हराया था हमारी वुमेन्स टीम ने। अब देखिए कनाडा और सिंगापुर उतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं थी, बट स्टिल हमारी जो वुमेन्स टीम आप कह लीजिए जो बाकी बचे प्लेयर्स थे, जैसे ईशानी बरुआ हो जाए, अश्मिता चालिया, उसका प्रिया श्रुति, इन्होंने अपने मैचेस जीते थे। आप कह लो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना तब भी एक तरीके से माना जाता है कि टीम इवेंट में जो है आप क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हो, ठीक है, एक कदम आप और बेटर करते तो आप मेडल एक तरीके से आपको मिल सकता था। आप कह लीजिए आपको पोडियम फिनिश मिल सकता है अगर आप क्वार्टर फाइनल के ऊपर जो है फिनिश करते हो, यानी सेमीफाइनल में, और फाइनल में गए और चैंपियन बने, वो तो एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचना आप कह सकते हो बहुत बड़ा मोमेंट होता है, बट क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना भी एक तरीके से रहता है कि ठीक है हम एटलीस्ट अपने ग्रुप स्टेज से तो निकले। पर जब आप एक टीम लेके जाते हो जो कि थोड़ी सी बेटर टीम है कंपेयर टू योर प्रीवियस एडिशन, जहां पर आप कह लीजिए काफी हद तक यंग खिलाड़ी थे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अभी इन खिलाड़ियों के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये एक लेवल तक जो है अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, इनको एक तरीके से फ्यूचर स्टार्स के तौर पर जो है देखा जा रहा है। वो जब डिसअपॉइंट करते हैं ना तो काफी हद तक बुरा लगता है, और आज ठीक ऐसा ही लग रहा है जब इंडियन टीम जो है वो डेनमार्क से हार जाती है इन देयर फर्स्ट मैच ऑफ द उबर कप 2026। और ये हार काफी हद तक चुभता इसलिए है क्योंकि देखिए डेनमार्क, ऐसा नहीं था कि डेनमार्क की जो टीम थी वो बुरी टीम थी, बट स्टिल डेनमार्क के अगेंस्ट अगर आप ऐसे मैच हार रहे हो जहां पर आप एक्चुअली में जीत सकते हो, वो काफी हद तक दिखाता है कि हमारी क्या स्थिति है इन बैडमिंटन, स्पेशली जो वुमेन्स बैडमिंटन की हम बात करें। मेंस बैडमिंटन में तो आप क्या ही बोल सकते हो, क्योंकि देखिए मेंस सिंगल्स आप कह लीजिए अभी उस तरीके की मतलब इतने सारे खिलाड़ी हमें देखने को नहीं मिल रहे जो कि प्रॉमिसिंग लगे, जो कि आने वाले वक्त में जो है अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादातर खिलाड़ी आप कह सकते हो यंग हैं, और जितने भी कुछ खिलाड़ी अभी टॉप लेवल में अच्छा कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कम है। लेकिन वुमेन्स टीम में अगर हम देखें तो वुमेन्स सिंगल्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे आप कह लो टॉप 50 में जो है हमारे 7-8 खिलाड़ी आते हैं, मगर उसके बावजूद अगर हम सिंगल्स में जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते एट उबर कप अगेंस्ट अ टीम जो बुल्गारिया से हार के आती है एट यूरोपियन टीम चैंपियनशिप, उनसे अगर आप हार जाते हो ना तो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट करता है। और ये हार इतनी डिसअपॉइंटिंग क्यों है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि इंडियन वुमेन्स टीम जो है यहाँ पर मेडल भी जो है जीत पाती। देखिए मेडल जीतना काफ़ी तक दूर की बात आ जाती है, आप कह सकते हो वुमेन्स टीम इवेंट में आप कह लीजिए ये जो उबर कप है इसमें मेडल जीतना आसान होता नहीं है, कंसिडरिंग टीम्स जैसे चाइना, जापान, कोरिया, इनका एक तरीके से श्योर रहता है कि ये तीन तो एक तरीके से मेडल जीतेंगे ही। जो चौथी टीम होती है उस पर एक तरीके से सवाल रहता है कि कौन जो है चौथी टीम होगी जो मेडल जीतने के पास आएगी। ऐसा कंपटीशन रहता है उबर कप में, और आप कह लीजिए यहाँ पे इंडियन टीम का ऐसा नहीं था कि ये जो है यहाँ पे मेडल जीतते, मगर यार डेनमार्क से जिस तरीके से हारे, और आप कह लीजिए इंडियन टीम का एक तरीके से कैंपेन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इंडिया के 2 मैचेस बचते हैं। एक मैच यूक्रेन के अगेंस्ट आता है जो शायद इंडिया अपने नाम कर लेगी इजीली, लेकिन जो आखिरी मैच होगा वो इंडिया का होने वाला है अगेंस्ट चाइना, द डिफेंडिंग चैंपियन। और आप कह सकते हो इस मैच में कोई उम्मीद नहीं है कि इंडिया जो है एक मैच भी जीत पाएगी, कंसिडरिंग आज जिस तरीके से जो है इंडियन वुमेन्स टीम खेली। तो काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला फ्रॉम आवर इंडियन वुमेन्स प्लेयर्स, और हम यहाँ पे उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना।
तो अगर हम शुरू करें पहले मैच से, तो पहला मैच पीवी सिंधु का होने वाला था अगेंस्ट लीना क्रिस्टोफरसन। इस मैच की मैं बात करूं तो पीवी सिंधु से एक्सपेक्टेड था कि वो जो है इस मैच को अपने नाम करेगी, और ये जो मैच जब चलता है, आप कह लीजिए फर्स्ट गेम पूरी तरीके से पीवी सिंधु का डोमिनेंस हमें देखने को मिला। एक तरीके से लीना क्रिस्टोफरसन मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से जो है वो खेल रही थी वहाँ पे, क्योंकि आप कह लीजिए काफ़ी तक कंफ्यूज लग रही थी और इतने एरर्स उससे हो रहे थे, वो देख काफ़ी हद तक अजीब लग रहा था। और आप कह लीजिए पीवी सिंधु का पूरा दबदबा था फर्स्ट गेम में। सेकंड गेम काफ़ी हद तक इक्वल चल रहा था और पीवी सिंधु को यहाँ पे ही जो था 2 गेम्स में खत्म कर देना चाहिए था मैच को, मगर फिर आप कह लीजिए क्रिस्टोफरसन ने वापसी करते हुए एक तरीके से अच्छा गेम दिखाया। आप कह लीजिए जो गलतियां उनसे फर्स्ट गेम में हुई उसको उन्होंने थोड़ा सा कम किया, यदि फिर भी आप कह सकते हो पीवी सिंधु उनको बीट करने की कोशिश कर रही थी। और जब क्रिस्टोफरसन के पास लीड भी आई थी तब भी ऐसा लग रहा था कि पीवी सिंधु जो है यहाँ पे स्ट्रेट गेम से मैच जीत सकती है, कंसीडरिंग क्रिस्टोफरसन उस तरीके से कंफर्टेबल लग ही नहीं रही थी ड्यूरिंग द होल मैच। बट क्रेडिट टू क्रिस्टोफरसन, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड गेम में अच्छी वापसी की और जो लीड थी उन्होंने उसको मेंटेन करते हुए एट द एंड जो है वो गेम अपने नाम किया। और डिसाइडर जब शुरू हुआ, आप कह सकते हो इक्वल जा रहा था दोनों के बीच, जहाँ पे क्रिस्टोफरसन और सिंधु दोनों ही जो है बराबर खेल रहे थे। लेकिन एक मोमेंट आया आफ्टर द मिड गेम इंटरवल जहाँ पे आप कह सकते हो क्रिस्टोफरसन के पास लीड आ गई थी और 15-12 से वो लीड कर रही थी, और ऐसा लगा कि शायद ये जो गेम है ये जीत के जो है वो डेनमार्क को 1-0 की लीड दिला देगी इस टाइम में। और ऐसे स्टेज में जो खिलाड़ी ट्रेल करता है उस पर काफ़ी तक दबाव बनता है और एक्सपीरियंस एक फैक्टर रहता है जिससे वो खिलाड़ी जो है इस दबाव से निकल पाए। और पीवी सिंधु के पास वो सारा एक्सपीरियंस था जिससे वो कमबैक कर सकती थी इस मैच में, और उन्होंने ठीक वैसा ही कि आप कह लीजिए क्रिस्टोफरसन पर उन्होंने काफ़ी तक दबाव बनाया, कुछ पॉइंट्स मिले। आप कह लीजिए क्रिस्टोफरसन से भी काफ़ी तक गलती हुई। एक तरीके से उनके पास इस पूरे मैच में ऐसा मोमेंट था कि वो जब लीड कर भी रही थी तब भी वो बेस्ट प्लेयर नहीं लग रही थी कोर्ट में, और यही चीज़ का फायदा पीवी सिंधु ने उठाया और उन्होंने कंसेक्यूटिव कुछ पॉइंट्स निकाले और आप कह लो क्रिस्टोफरसन को वापसी करने का मौका भी नहीं दिया एट दी एंड, जिससे उन्होंने ये मैच जीत जो है इंडिया को 1-0 की बढ़त दिलाई इस टाइम में। और ये 1-0 की बढ़त काफ़ी हद तक ज़रूरी थी, क्योंकि बाद में मालूम पड़ने वाला था कि अगर 1-0 से ये हम ना जीतते तो क्या मालूम और बुरी तरीके से हम ये मैच हारते। बट एट दी एंड पीवी सिंधु को यहाँ पे जीत मिली। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो पीवी सिंधु को ये जो मैच था स्ट्रेट गेम्स में जीत जाना चाहिए था, कंसीडरिंग जिस तरीके से वो जो खेल रही थी लीना क्रिस्टोफरसन, उनको ज़्यादा मौके देने नहीं चाहिए थे। मगर क्रिस्टोफरसन ने भी एक स्टेज था जहाँ पे थोड़ा बेटर गेम प्ले दिखाया, मगर सिंधु जो थी आखिर प्रिवेल करती है इन 3 गेम्स और 1-0 की लीड जो है इंडिया को मिल जाती है। अब उन्नति हुड्डा पर काफ़ी तक दारोमदारी थी कि वो जो है यहाँ पर 2-0 की बढ़त दिलाई इंडिया को, पर उन्नति हुड्डा का जो परफॉर्मेंस रहा वो देखने के बाद ना मेरा मतलब कुछ कहने का नहीं था। आप कह लीजिए उनका मैच होने वाला था अगेंस्ट लीना कायस्वर्ड। आप कह लीजिए लीना कायस्वर्ड एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि काफी समय से खेल रही है और ऐसी प्लेयर है जिनको हराया जा सकता है। आई मीन लास्ट ईयर श्रेयांशी वलीसेटी जो कि इंडिया की कुछ 6 या 7 वुमेन सिंगल शटलर है, उन्होंने लीना कायस्वर्ड को हराया था लास्ट ईयर हाईलो ओपन में। और टू बी ऑनेस्ट लीना कायस्वर्ड एक बीटेबल ओपोनेंट है। उनके अगेंस्ट जिस तरीके से उन्नति हुड्डा ने खेला, आई मीन एक्सपेक्टेशन मतलब ठीक है, उन्नति हुड्डा आप कह सकते हो यहाँ पे हारती भी एक तरीके से फाइट देके हारती तो समझ आता। फर्स्ट गेम में 0-9 से वो ट्रेल कर रही थी। आई मीन एक पॉइंट भी उनको मिला नहीं था, उनको अपना पहला पॉइंट शायद 10th रैली में मिला था। और जिस तरीके से लीना कायस्वर्ड ने फर्स्ट गेम में उन्नति के अगेंस्ट खेला, आप कह लीजिए उन्नति ऐसा लगा कि मैं बैडमिंटन खेलना भूल गई। मेरे ये वर्ड सुन के आपको थोड़ा हैरान लगेगा, लेकिन यही बात है कि उन्नति अपने बेस्ट में दिखी नहीं और काफ़ी हद तक जो है वो खोई खोई सी लगी, जिससे ये जो पूरा जो मोमेंटम था वो लीना कायस्वर्ड के पास आया फर्स्ट गेम में और उन्होंने फर्स्ट गेम अपने नाम किया। सेकंड गेम में उन्नति से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन उन्नति हुड्डा का आप कह लीजिए जो इश्यूज़ है, जैसे उनका जो फुटवर्क है, जो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो फुटवर्क एक कारण रहा है जिससे उन्नति हुड्डा कई सारे मुकाबले जो है वो जीत नहीं पाती है। इवन दो शी हैड सम गुड स्किल्स, वो जो है अपने फुटवर्क के चलते काफ़ी तक स्ट्रगल करते हुए देखने को मिली। मगर आज मैं बोलूँ कंट्रोल भी उनका काफ़ी हद तक जो है वीक देखने को लगा। आप कह सकते हो लीना कायस्वर्ड ने उनको बॉडी पे जो था काफ़ी हद तक अटैक करने की कोशिश की और जिसमें वो सफल भी रही। उन्नति रिटर्न्स में आप कह लीजिए उस पोजीशन में नहीं लगी और काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल उनमें देखने को नहीं मिला जो आपको ज़रूरी होता है अगेंस्ट सम प्लेयर्स जो आपको कंटिन्यूस जो है अटैक करे। तो उन्नति का आप कह सकते हो सेकंड गेम में फिर भी एक स्टेज था जहाँ पे शायद 15-8 या 15-9 की लीड थी, या फिर एक अच्छी खासी लीड आप कह सकते हो 5-6 पॉइंट की लीड थी उन्नति के पास, और ऐसा लगा कि ये जो सेकंड गेम है वो ये अपने नाम कर लेगी। उसके बाद 2 गेम पॉइंट्स भी आए थे, मगर जो वीकनेसेस रही है उन्नति हुड्डा की वही उनको यहाँ पे डुबा गई और लीना कायस्वर्ड जो है उन पर काफ़ी हद तक कंटिन्यूस जो है प्रेशर डालती है। एक तरीके से उनके जो प्लेसमेंट्स भी थे कुछ शॉट्स के वो काफ़ी हद तक बेटर थे और 25-23 से जो था आई थिंक लीना कायस्वर्ड ने अपने सेकंड मैच पॉइंट को जो था कन्वर्ट किया और यहाँ पे स्टेट गेम्स में जीत हासिल की। आई मीन एक वक्त ऐसा था मुझे लग रहा था कि ये जो मैच है उन्नति कैसे करके हार जाए या निकाल
निकाल ले, क्योंकि जो गेम प्ले देखने को मिल रहा था आप कह लीजिए उनका जो फुटवर्क एक तरीके से जो मूवमेंट था ड्यूरिंग द होल मैच, वो देख इतना बुरा लग रहा था ना कि मैं चाह रहा था कि जो मैच है कैसे भी करके खत्म हो जाए। आई मीन इतना बदतरीन था। मगर 1-1 हो चुका था और अब पहला वुमेन्स डबल्स होने वाला था जहाँ पे प्रिया और श्रुति खेलने वाले थे। अब प्रिया और श्रुति से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन डेनमार्क का भी जो वुमेन्स डबल्स है वो कुछ हद तक इंडियन वुमेन्स डबल्स की तरह ही है करेंटली। और आप कह लो लास्ट ईयर जब सुधीरमान कप हुआ था तो डेनमार्क के वुमेन्स डबल्स को हमारी जो पेयरिंग थी तनीषा क्रेस्ट और श्रुति मिश्रा की, उन्होंने हराया था। मगर इंडिया ने यहाँ पे एक ऐसा आप कह लीजिए 2 वुमेन्स डबल्स फील्ड किए जो देख काफ़ी हद तक हैरानी हुई, क्योंकि फर्स्ट वुमेन्स डबल्स तो प्रिया और श्रुति खेलने वाले थे। थोड़ा हैरानी हुआ था शुरू में ये देख कि तनीषा क्रेस्ट और श्रुति मिश्रा जो है खेलने नहीं वाले, बट स्टिल प्रिया और श्रुति यहाँ पे खेलने वाले थे। लेकिन जो सेकंड वुमेन्स डबल्स था वो देख सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि पीवी सिंधु खेलने वाली थी वुमेन्स डबल्स में विद तनीषा क्रेस्टो। अब पीवी सिंधु की मैं बात करूँ तो वो अपने करियर के शुरू में आप कह सकते हो 2014-2016 में आप कह लीजिए उबर कप में जो था वो खेला करती थी वुमेन्स डबल्स, लेकिन पीवी सिंधु का वुमेन्स डबल्स खेलने से लेकर यहाँ पे कोई नाता नहीं था। और मेरे समझ के परे है कि पीवी सिंधु को यहाँ पे जहाँ फर्स्ट वुमेन्स सिंगल्स मैच खेलना था उसके बाद उनको वुमेन्स डबल्स खेलने की ज़रूरत क्या थी। आई मीन उनको यहाँ पे मतलब किसने ये डिसाइड किया कि पीवी सिंधु जो है यहाँ पे डबल्स खेलेगी। ठीक है आप कह लीजिए पीवी सिंधु को आप यूज़ कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस है डबल्स खेलने का, मगर इस उम्र में आप कह लो 30 की एज में उनको 2 मैचेस खेलना एक पर्टिकुलर टाइम में काफ़ी हद तक जो है हेक्टिक होने वाला था। मगर यहाँ पे अगर फर्स्ट वुमेन्स डबल्स की बात करें तो उसमें देखें तो प्रिया श्रुति आई मीन अपना उन्होंने बेस्ट गेम आप कह सकते हो दिखाया अगेंस्ट अ पेयर जिनके अगेंस्ट वो शायद अगली बार कभी ना मिले, क्योंकि ये जो पेयर थी वो भी कुछ हद तक मेकशिफ्ट पेयर थी, यानी स्क्रैच पेयर एक तरीके से थी डेनमार्क की। और जो डेनमार्क की भी पेयर थी वो भी कुछ खास खेल नहीं रही थी। बेसिकली ये 2 ऐसे पेयर्स के बीच मैच था जो कोई खास वुमेन्स डबल्स मैच तो खेलने नहीं वाली थी, बट स्टिल ये एक तरीके से टीम इवेंट था तो यहाँ पे जीत काफ़ी हद तक जरूरी थी। तो उम्मीद थी कि प्रिया श्रुति जो है एक तरीके से अपना बेस्ट गेम यहाँ पे दिखाए जिससे इंडिया को जो है यहाँ पे बढ़त मिल जाए वापस से। और जिस तरीके का मैच गया आई मीन फर्स्ट गेम तो जिस तरीके से हम हारे वो देख मुझे लगा कि सेकंड गेम में हार के जो है यहाँ पे स्टेट गेम से बाहर होंगे, बट प्रिया श्रुति ने वापसी करते हुए सेकंड गेम में अच्छा खेला और वो जो गेम जीत के जो है डिसाइडर में मैच को लेके गए। डिसाइडर में 11-6 की लीड थी प्रिया श्रुति के पास। आई मीन एक ऐसा मौका जहाँ पे आप टीम इवेंट में खेल रहे हो अगेंस्ट डेनमार्क, एक तरीके से आपका क्वार्टर फाइनल में जाना स्टेक पे है। आप कह सकते हो प्रिया श्रुति के लिए एक मेमोरेबल विन होती है अगर वो यहाँ पे जीतते। मे बी इट वुड हैव कम अगेंस्ट अ स्क्रैच पेयर, बट स्टिल एक जीत आप कह सकते हो टीम इवेंट में जीत होती है चाहे वो कैसे भी करके आए। और यहाँ पे प्रिया श्रुति से उम्मीद थी कि वो जो 11-6 की लीड है उसको बरकरार रखते हुए ये मैच जो है वो अपने नाम करेंगे। मगर फिर जिस तरीके से खेले आई मीन अटैकिंग गेम के नाम पे घंटा कुछ देखने को मिला और उसके बाद जिस तरीके से ये फॉल्टर किए वो देख तो मतलब क्या बोलूँ। आप कह लीजिए कोशिश की, लेकिन बात ये है कि ये जो पैर है ये हमें कई मरतबा वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स में जो है देखने को मिलती है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। अब इसका एक कारण भी कहीं ना कहीं है कि ये सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी से शायद आते हैं। आप कह लीजिए एक एकेडमी जिनको आई थिंक लास्ट ईयर जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये लोग खेल रहे थे तब इनके पास कोई कोच था नहीं। कैन यू इमेजिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा इवेंट आप खेल रहे हो वो भी बिना कोच के, आप कह सकते हो एक दूसरे के साथ ही जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आप कह लीजिए बेईवान जैंका हम बोलते हैं कि भाई वो यूएसए से आके जो है बिना कोच के एक तरीके से इतना अच्छा करती है, मगर बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो बिना कोच के अच्छा करते हैं। यहाँ पे प्रिया श्रुति की मैं क्या बात करूँ, मतलब जिस तरीके से वो क्रम्बल की आप कह लीजिए 2 मैच पॉइंट्स भी इनके पास आए थे और ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे जो है ये मैच जो है अपने नाम करेंगे, मगर डेनिश पेयर ने अच्छा गेम दिखाया। आप कह लीजिए डिफेंसिवली अच्छे लगे वो, और जब शॉट्स प्लेसमेंट की बारी आई वहाँ पे भी वो कुछ हद तक बेटर लगे कंपेयर टू इंडियन पेयर। तो यही बात रही है और इंडिया बहुत क्लोज मैच जो है यहाँ पे हार जाती है 1-2 से जो है इंडिया यहाँ पे पीछे रह जाती है अगेंस्ट डेनमार्क। और अब जो है तन्वी शर्मा को काफ़ी हद तक जिम्मेदारी आती है कि वो जो है अपना मैच जीते अगेंस्ट एमिली स्कल्स ऑफ डेनमार्क, जिनको मैं बता दूं कई सारे इंडियन खिलाड़ी आप कह लीजिए कई सारे डिफरेंट इंडियन प्लेयर्स जो है प्रीवियसली हरा चुके थे। मगर जिस तरीके से ये मैच भी गया आप कह लीजिए फर्स्ट गेम काफ़ी हद तक तन्वी के पास कंट्रोल था, लेकिन एमिली स्कल्स ने वापसी करते हुए जो लीड था जो तन्वी के पास था उसको काफ़ी हद तक कम किया, बट एट द एंड तन्वी ने 21-19 से जो था वो गेम अपने नाम किया। सेकंड गेम में एमिली स्कल्स ने वापसी की और आप कह लीजिए अच्छा गेम प्ले देखने को मिला हमें फ्रॉम द डेनिश। तन्वी शर्मा का वापस आप कह लीजिए जिस तरीके से वो एरर्स कर रही थी आई मीन जो क्रॉस कोर्ट स्मैशेस या फिर एक तरीके से अपने जो स्मैशेस थे उसमें काफ़ी हद तक जो है वो पर्टिकुलर लगी नहीं और कई सारे जो शॉट्स थे वो बाहर मार दे रही थी, जो हमें सेकंड गेम में देखने को मिला। और जो डेनिश खिलाड़ी थी स्कल्स उन्होंने सेकंड गेम अपने नाम कर जो है मैच को डिसाइडर में वो लेके गई और डिसाइडर में उम्मीद थी कि तन्वी शर्मा एटलीस्ट इस मैच को जीत इंडिया को अलाइव रखे टाइम में, मगर डिसाइडर में तन्वी शर्मा डिडंट लुक एट हर बेस्ट। और अब तो आप कह लीजिए टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है कि तन्वी शर्मा से जो है एक स्टेज आएगा मैच में जहाँ पे तन्वी शर्मा
के पास बढ़त होगी या फिर तन्वी शर्मा जो है 1-2 पॉइंट से ट्रेल करेगी, जहाँ पे उनको कमबैक करने का होता है वहाँ पे वो कमबैक करने की जगह में कई सारे एरर्स कर देंगी। और अगर थर्ड गेम तक मैच जाता है तो वहाँ पे आप कह लीजिए वो एंडोरेंस, जो स्टेमिना चाहिए आपको 3 गेम सस्टेन करने के लिए, वो काफ़ी हद तक तन्वी शर्मा से हमें देखने को नहीं मिलता इन द डिसाइडर्स। और यही चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिली। आई मीन इतने सारे इंडियन वुमेन्स खिलाड़ी है जो आप कह सकते हो टॉप 50 टॉप 100 में है, जिनमें एक तरीके से पोटेंशियल है टू डू वेल। वो अगर ऐसा परफॉर्मेंस देंगे, स्पेशली जो इंडिया के टॉप 3 खिलाड़ी है, क्योंकि देखिए सिंधु ने भी अच्छा किया बट स्टिल उनका परफॉर्मेंस एक तरीके से और बेटर हो सकता था अगेंस्ट क्रिस्टोफरसन। उन्नति का तो आप कह लीजिए काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग रहा, और तन्वी का भी एक तरीके से सेम चीज़ आप कह लीजिए सेम जो वीकनेस देखने को मिल रहा है। आप कह लीजिए उन्नति का ये फुटवर्क इशू रहा है, तन्वी का लंबे गेम तक टिके रहना या फिर एरर्स कम करना, ये जो इशूज़ रहा है ये हमें आज भी देखने को मिला। और ये चीज़ अगर आने वाले वक्त में नहीं सुधरी तो हमें और देखने को मिलेगा। और ये जो इंडियन वुमेन सिंगल्स जहाँ पे आप कह लीजिए इतने सारे खिलाड़ी है जिनके पास एक तरीके से पोटेंशियल है टू डू वेल एट टॉप लेवल्स इन द फ्यूचर, वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस ना देना तो ये चीज़ हमें आने वाले वक्त में चुभेगी कि इतने सारे टैलेंट्स होने के बाद भी हम कोई ऐसा खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो टॉप लेवल में जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाए। तो सुधार लाना काफ़ी तक ज़रूरी है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है इंडियन वुमेन सिंगल्स की, ये काफ़ी तक इसलिए डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये जो जितने भी खिलाड़ी जिनसे हम हारे, आप कह लीजिए मिया ब्लिकफील्ड तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जो बाकी के खिलाड़ी जैसे लीना कैसवर्ड हो जाए या एमिली स्कल्स, इनको हमारे वो खिलाड़ी हरा देते हैं एट वर्ल्ड 2 लेवल्स जो खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, अनमोल खर्च, श्रियांशी वल्ली शेट्टी, रक्षिता रामराज, मालविका बंसोद, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो कि इन सब खिलाड़ियों को जो है हरा देते हैं एट वर्ल्ड 2 लेवल। लेकिन हमारे जो टॉप खिलाड़ी है अभी एज पर द रैंकिंग्स, वो अगर अच्छा नहीं कर पा रहे अगेंस्ट दीज प्लेयर्स, तो काफ़ी तक बताता है कि हमारी क्या स्थिति है इन वुमेन्स बैडमिंटन। आप कह लीजिए मेंस टीम तो फिर भी कनाडा से जीत मिल गई, लेकिन आप कह लो यहाँ पे थोड़ा सा जो चैलेंज था जो इंडिया को मिला अगेंस्ट डेनमार्क, उस चैलेंज के सामने भी अगर इंडियन टीम इस तरीके से गिर जा रही है तो ये काफ़ी तक सवाल खड़े करेगा फॉर अस इन नियर फ्यूचर। और आखिर में पीवी सिंधु, तनिषा क्रेस्टो ने भी अपना वुमेन्स डबल्स मैच खेला जो पूरा हो नहीं सका क्योंकि जो डेनिश वुमेन्स डबल्स खिलाड़ी थी क्रिस्टीना बुश, उनको काफ़ी हद तक आप कह लीजिए काफ़ी बुरी तरीके से वो गिरी, जिससे आप कह सकते हो मैच वो पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाई और डेनिश प्लेयर को रिटायर होना पड़ा मिड मैच, जिससे इंडिया को जो है एक और यहाँ पे पॉइंट मिला। लेकिन फ़ायदा क्या, जहाँ पे आप पूरा जो टाई है वो हार चुके हो। ऑफकोर्स मन में रहेगा कि प्रिया श्रुति अगर थोड़ा और बेटर करते तो क्या मालूम हम 3-2 से ये मैच जो है या जो टाई है ये अपने नाम कर लेते, या फिर अगर तन्वी शर्मा थोड़ा बेटर करती तो क्या मालूम हम 3-2 या फिर एक तरीके से ये 2 मैचेस याद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा वो देख आप कह सकते हो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा फ्रॉम हमारी टीम। ठीक है भाई, ओवर कप था, एक तरीके से ज़्यादातर खिलाड़ियों के लिए आप खेल सकते हो, काफ़ी हद तक एक नया फॉर्मेट है, ज़्यादा इससे पहले खेले भी नहीं, शायद 1 या 2 एडिशन ज़्यादातर खिलाड़ी खेले होंगे एक्सेप्ट पीवी सिंधु। बट अगर इस एक्सक्यूज़ के साथ आप ज़्यादा दिन चलोगे ना तो आखिर में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कह लीजिए उम्र बढ़ती रहेगी, टाइम बढ़ता रहेगा, कई सारी कंट्रीज शायद आगे निकल जाए, मगर हम जो है वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये मैच जीतने वाला था, आप कह सकते हो डेनमार्क को एटलीस्ट हमें हराना चाहिए था, मगर हम वो नहीं कर पाए और यहाँ पे जो है एक तरीके से हम बाहर ही हो गए। आप कह लीजिए यूक्रेन के अगेंस्ट शायद हम जीत भी जाए, पर फिर चाइना के अगेंस्ट हमारा मैच होगा और चाइना के अगेंस्ट क्या होने वाला है एक तरीके से हम और आप सोच रहे होंगे शायद 5-0 जो है हम हारेंगे अगर एक मैच कोई खिलाड़ी निकाल दे, देन इट वुड बी रियली गुड। मगर जिस तरीके से आज हम खेले वो देख तो लग नहीं रहा कि चाइना के अगेंस्ट हम एक मैच भी जो है जीत पाएंगे। बट एट द एंड आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको और जो वीडियोज़ है हमारे वो मिल सकेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।